हाय गाइस एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ कर लो बात। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है द रिटर्न टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द मैटर ऑफ मेडिसिन अंडर कंज्यूमर लॉ। तो क्या सिचुएशन है थोड़ा जान लेते हैं उसके बारे में। द कॉन्स्टिट्यूशनल कैटलिस्ट, द रीसेंट PIL इनवाइट सुप्रीम कोर्ट टू रिकंसिडर द लीगल स्टेटस ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल। 30 साल से एक प्रेसिडेंट चलता आ रहा है, वो क्या है कि 30 years of jurisprudence which has categorized patients as consumer and doctors as service providers। ये काफी समय से चलता आ रहा है हमारी कंट्री में स्टेटस। द कोर क्वेश्चन इज मेडिकल ट्रीटमेंट फंडामेंटली अ कमर्शियल सर्विस और अ प्रोफेशनल ड्यूटी डिजर्विंग लीगल इम्यूनिटी। अब स्टेक होल्डर्स की अगर हम बात करें तो मेडिकल एसोसिएशन आर्ग्यू करती है कि जो करंट फ्रेमवर्क है वो थोड़ा सा लीगली फ्लॉड है बिकॉज इट सेट्स द स्टेज ऑफ क्रिटिकल री इवेल्युएशन। अब सिचुएशन क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। नाउ 1986 से पहले क्या था, अगर किसी भी तरीके की कोई मेडिकल इशू क्रिएट हो जाता है किसी पेशेंट के साथ में, जब सर्विस प्रोवाइड की जाती है किसी भी डॉक्टर के द्वारा किसी पेशेंट को और कोई गलती हो जाती है डॉक्टर से, तो दो ही तरीके बचते थे, या तो आप सिविल लॉ में जाके रेमेडी लीजिए, कंपनसेशन मांगिए, ठीक है। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू वाज कि आप क्रिमिनल लॉ में रेमेडी मांग सकते हैं। अब ऑब्वियसली क्रिमिनल लॉ में रेमेडी मांगना इतना आसान नहीं है बिकॉज यहाँ पे आपको ग्रॉस नेग्लिजेंस प्रूफ करना पड़ता है, ठीक है, और एक्सट्रीमली हाई जुडिशियल थ्रेशोल्ड होता है। जब भी आप क्रिमिनल चार्जेस लगाते हैं तो उसका जो प्रूफ करने का जो वो ग्रेविटी है आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करना पड़ता है क्रिमिनल मैटर्स में, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। एज इन मैं आपको अगर बाय परसेंटेज बताऊं तो आपको यहाँ पे 90% बेसिकली फैक्ट्स को समझाना पड़ेगा, कोर्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि जो आप बोल रहे हैं 90% सिचुएशन आप प्रूव कर चुके हैं। यहाँ पे 60% के अराउंड में भी आपको कंपनसेशन वगैरह प्रोवाइड हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें रहती है, बट प्रॉब्लम क्या रहता है, यहाँ पे आपको ग्रॉस नेग्लिजेंस चाहिए। यहाँ पे आप बेसिक नेग्लिजेंस पे भी केस फाइल कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस कबीर सिंह मूवी में वो इंटॉक्सिकेटेड होके सर्जरी करता है शाहिद कपूर, तो व्हाट हैपेंस देयर इज ग्रॉस नेग्लिजेंस। अगर उस टाइम पे दो वो सर्जरी सक्सेसफुली कर देता है, बट अगर वो फिर भी उसके ऊपर केस चल जाता है और ये सारी चीजें हो जाती है या कुछ गड़बड़ हो जाती है सर्जरी के टाइम पे, तो ये ग्रॉस नेग्लिजेंस का केस है। क्योंकि आपको पता है आप सर्जरी करने वाले हो और आप इस सिचुएशन में ड्रंक हो और आप किसी की सर्जरी कर रहे हो, किसी की बॉडी को कट ओपन कर रहे हो, तो कुछ भी हो सकता है। एंड सिमिलरली यहाँ पे क्या होता था कि किसी तरीके की ऐसी नेग्लिजेंस जो डॉक्टर को नहीं करनी चाहिए थी, जो आप टॉट में पढ़ते होंगे कि ग्लव छूट गया, सर्जरी की थी, ग्लव वगैरह बॉडी के अंदर ही रह गया, तो ये थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ और इस तरीके की चीजें थी। तो यहाँ पे क्या होता था, सिविल ट्रायल चलते थे, तो यहाँ पे लेंथी ट्रायल्स होते हैं। यू नो द सिचुएशन ऑफ कोर्ट्स। आज के टाइम पे कोर्ट्स में आपका केस डलेगा 3-4 महीने बाद, पहली डेट आएगी एंड एवरीथिंग, तो वकीलों को पैसा देना है, तो इट इज अगेन एक्सपेंसिव। और बर्डन ऑफ प्रूफ भी कोई हल्का नहीं है, अच्छा खासा होता है 60%। ओके, तो प्री कंज्यूमर लॉ लैंडस्केप की अगर हम बात करें, जो कंज्यूमर लॉ आया था उससे पहले क्या था। Prior to 1986, patient possessed highly restrictive remedies for medical negligence। यही तो रेमेडी थी हमारे पास जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। ओके, एंड सिविल कोर्ट्स वर प्रोसीजरली रिजिड एंड फाइनेंशियली प्रोहिबिटेड। आपको पता ही है सिविल लॉ में एक पूरा का पूरा प्रोसीजरल एस्पेक्ट है जो आपको फॉलो करना पड़ता है, उस हिसाब से ही केस आपका चलेगा। एंड द लीगल एलिमेंट इज कि वकील तो अपनी फीस लेंगे ही, तो एट द एंड ऑफ द डे जितना लंबा केस चलेगा उतना एक्सपेंसिव पड़ जाएगा उन लोगों के लिए जो कोई रेमेडी सीख कर रहे हैं। क्रिमिनल कोर्ट की बात करें तो ग्रॉस नेग्लिजेंस चाहिए, हमने अभी बताया कि बहुत हाई कैटेगरी का नेग्लिजेंस होना चाहिए, तब जाके तो क्रिमिनल केसेस बनते हैं। उसके बाद में स्टैंडर्ड मेडिकल एरर जो है उनकी बात नहीं हो रही है इसमें। द प्रैक्टिकल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सिक्योरिंग लीगल रेमेडीज ट्रिगर्ड अ सिस्टमैटिक डिमांड फॉर एक्सेसिबल स्पेशलाइज्ड जस्टिस व्हेन इट कम्स टू मेडिकल प्रॉब्लम्स। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स थी इसकी वजह से धीरे धीरे बात उठने लगी कि कोई ऐसा सिस्टमैटिक पैटर्न होना चाहिए जिससे कि इस तरीके के मैटर्स में जो जस्टिस की एक्सेसिबिलिटी है वो इजी हो पाए। नाउ कंज्यूमर लॉ प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो प्रोसीजरल रिजिडिटी तो थी, वो तो खत्म कर दी। मतलब जो CPC का प्रोसीजर है वो फॉलो जरूर होगा, बट आपके पास में कंज्यूमर लॉ करके एक स्पेशल लॉ भी है जिसके अंदर प्रॉपर प्रोसीजर, स्पेशल प्रोसीजर दिए हुए हैं, स्पेशल सब्सटैंटिव राइट दिए हुए हैं। तो जो एक रिजिडनेस है उसको कहीं ना कहीं बाईपास कर दिया गया, तो जस्टिस एक्सेसिबल हो जाती है इस वजह से। अगर हम चीजों के बारे में बात करें तो पैराडाइम शिफ्ट क्या हुआ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया एक रिवॉल्यूशनरी ज्यूरिस्प्रूडेंशियल कॉन्सेप्ट टू इंडियन लॉ, प्रायोरिटाइजिंग ऑर्डिनरी इंडियन सिटीजन। जागो ग्राहक जागो और ये सारी सिचुएशन जो हमने एड्स में देखी है, ओके, कंज्यूमर्स को बेसिकली ट्रीट किया गया कि उनके पास में सफिशिएंट पावर होनी चाहिए जब भी कोई ऐसा मैटर आ जाए
विथ रिस्पेक्ट टू मेडिकल सर्विस या कोई भी ऐसी सर्विस जहां पे वो कंज्यूमर की तरह कैटेगराइज हो रहे हैं, उनके पास में इजी एक्सेस टू जस्टिस होनी चाहिए। हर चीज अगर कोर्ट तक जाएगी, सिविल कोर्ट तक जाएगी, तो उसका प्रोसीजर इतना लंबा और वहां ऑलरेडी इतने इंपेंडिंग केसेस है कि चीजें पूरी तरीके से खिचड़ी में कन्वर्ट हो जाएगी और सिचुएशन में जस्टिस मिलते मिलते ऐसा टाइम आ जाता है कि देन इट बिकम्स रिडंडेंट, चाहिए ही नहीं लोगों को 10-10 साल 15-15 साल बाद। तो लेजिस्लेचर का इंटेंट क्या था? टू प्रोवाइड जस्टिस दैट इज इनएक्सपेंसिव, यानी कि ज्यादा महंगी ना पड़े, स्पीडी, एक्सेसिबल, एंटायरली बाईपासिंग द प्रोसीजरल रिजिडिटी ऑफ द सिविल ट्रायल कोर्ट। कैसे ट्राइब्यूनल बनाए जाएंगे, वहां पे स्पेशलाइज्ड लोगों को बिठाया जाएगा तो जल्दी जल्दी मैटर सॉल्व होंगे, तो थोड़ा एक्सपेंसिव कम पड़ेगा। ऑब्वियसली वकील वहां भी लगते हैं, बट जब केस की ड्यूरेशन ही कम हो जाएगी, हियरिंग्स ही कम हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली जो एक्सपेंस आपका 10 साल में लगना है और केस 1 साल में खत्म हो रहा है, तो वो श्रिंक डाउन हो जाता है। द इमर्जिंग एम्बिग्विटी, द क्रिटिकल क्वेश्चन ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन अरोज, did the legislative definition of services encompass highly specialized professional fields like medicine? तो ये क्वेश्चन आया और इसका आंसर क्या हुआ? जब अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिश की गई, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन दैट इज आईएमए वर्सेस वीपी शांता केस 1995 सॉरी। तो यहां पे ना दो बातों की बात की गई थी कि कॉन्ट्रैक्ट दो तरीके के होते हैं। एक तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस, यानी कि मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप जिस तरीके के होते हैं उनको बोला जाता है ऑफ पर्सनल सर्विस। ठीक है, यहां पे जो लिखा हुआ है, ये जो चीज लिखी हुई है ना ऑफ, और यहां पे ये जो चीज लिखी हुई है फॉर, इन चीजों को ध्यान रखिएगा। ओके, ऑफ सर्विस में क्या होता है कि यहां पे आपके ऊपर कंट्रोल है किसी सुपीरियर अथॉरिटी का कि आप किस तरीके से काम करोगे, कैसे काम करोगे एंड एवरीथिंग। लेकिन जब फॉर की बात होती है तो यहां पे इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल स्किल होती है, गोल ओरिएंटेड सर्विस होती है ना। ऑब्वियसली डॉक्टर्स के ऊपर कंट्रोल जरूर होता है मैनेजमेंट लेवल का, बट उनको अपना काम कैसे करना है, सर्जरी कैसे करनी है, वो उनको खड़ा होके कोई नहीं बताता। ओके, तो ये इंक्लूड किया गया कंज्यूमर लॉ के अंदर कि अगर इस तरीके की सिचुएशन होती है ना, तो ये सर्विस जिनको प्रोवाइड की जा रही है उनको कंज्यूमर माना जाएगा। ओके, और इसको एक्सक्लूड कर दिया गया। नाउ जुडिशियल होल्डिंग क्या थी? दैट डॉक्टर्स एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट स्किल प्रोवाइडिंग अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट स्किल एक्सरसाइज करते हैं, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं वो फॉर सर्विस है, यानी हम आपको सर्विस दे रहे हैं। एंड पेड मेडिकल सर्विसेज फॉल एक्सप्लिसिटली अंडर कंज्यूमर लॉ। पेशेंट्स आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड एज कंज्यूमर्स, ये चीज कोर्ट ने बोली, एंड दे आर एंटाइटल्ड टू सू फॉर डेफिशिएंसी इन सर्विस। ओके, तो इसका मतलब यह है कि अगर पेशेंट्स ने आपको पैसे दिए हैं और आपने उस मनी को एक्सेप्ट करने के बाद में सर्विस इस तरीके की दी है दैट इट इज डेफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू जैसी वो होनी चाहिए उस तरीके की नहीं है, उस लेवल का क्वालिटी आपने मेंटेन नहीं किया है, तो पेशेंट्स आपको सू कर सकते हैं। तो अब क्या होता है, एक शिफ्ट आता है। ओके, 1995 के बाद में कंज्यूमर फोरम्स बिकेम प्राइमरी जुडिशियल अरीना फॉर मेडिकल नेग्लिजेंस एंड डिस्प्यूट्स इन इंडिया। बहुत सारे केसेस एक के बाद एक फाइल होने लगते हैं कोर्ट के अंदर, ट्राइब्यूनल्स के अंदर, कंज्यूमर ट्राइब्यूनल के अंदर। तो ये प्रॉब्लम जैसे ये केस आता है उसके बाद में ज्यादा से ज्यादा केसेस इस तरीके से फाइल होते हैं, सिविल कोर्ट्स में फाइल नहीं होते हैं। अब होता क्या है, रैपिड इंक्रीज इन पेशेंट लीगल अवेयरनेस, स्ट्रॉन्गर जुडिशियल रिकॉग्निशन फॉर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी इम्पोज्ड ऑन कॉर्पोरेट हॉस्पिटल एंटिटी। ये सारी चीजें होती है, अवेयरनेस बढ़ती है, स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, हॉस्पिटल्स जो बढ़ते जा रहे थे, बड़े होते जा रहे थे। पहले जो हमारा सिस्टम था मेडिकल का वो अलग था, लेकिन पोस्ट 2000 वो बहुत अलग हो गया है। अब प्रॉपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं, तो धीरे धीरे सारी चीजें अचीव हो रही थी। नाउ रिजल्ट क्या था, दैट द इंडियन हेल्थ केयर लैंडस्केप डेफिनेटली ट्रांजिशन फ्रॉम एन एरा ऑफ प्रोफेशनल इम्यूनिटी टुवर्ड्स एन एरा ऑफ रेगुलेटेड कंज्यूमर ड्रिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी एक टाइम पे जहां पे इम्यूनिटी थी, टेक्निकली नहीं थी, बट जो सिचुएशन थी, प्रोसीजरल रिजिडिटी थी, उसकी वजह से कहीं ना कहीं इम्यूनिटी थी, उसको खत्म करके एक रेगुलेटेड कंज्यूमर ड्रिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक ऐसा लॉ बनाया गया कि उसको बैलेंस किया जा सके। इसके बाद होता क्या है, डॉक्टर्स के कंसर्न की अगर हम बात करते हैं, द अनइंटेंडेड सिस्टमैटिक इंपैक्ट। नाउ ऑब्वियसली लॉ बना है, डॉक्टर्स के ऊपर भी उसका कुछ इंपैक्ट हुआ होगा। तो क्या हुआ, एक पुशबैक मिलता है मेडिकल बॉडीज के द्वारा जो आर्ग्यू करती है दैट कंज्यूमर जुरिस्डिक्शन हैज जनरेटेड डैमेजिंग अनइंटेंडेड इफेक्ट्स ऑन पब्लिक हेल्थ। क्या है वो बोलते हैं कि डिफेंसिव मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने लगे हैं डॉक्टर्स। क्यों करने लगे हैं, बिकॉज इंक्रीजिंगली
ये एक्सेसिव और अननेसेसरी डायग्नोस्टिक टेस्ट इसलिए करने लगे हैं ताकि उनको बाद में फ्यूचर लिटिगेशन ना झेलना पड़े। आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर आपको सडनली कोई ऐसी चीज प्रोवाइड नहीं कर देगा जब तक वो खुद 100% श्योर नहीं है। कभी कभी होता क्या है, विद एक्सपीरियंस बिना टेस्ट के भी डॉक्टर्स चीजें प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, बट अब सिचुएशन ऐसी हो गई है, इतने केसेस बढ़ गए हैं दैट दे वांट टू बी एक्सट्रीमली श्योर देमसेल्फ कि जो वो चीजें कर रहे हैं वो करेक्ट है या नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा वो लोग डिफेंसिव मेडिसिन की तरफ जाते हैं, यानी जितने भी टेस्ट पॉसिबल हैं उस चीज को डायग्नोस करने के लिए वो दे दें वो चीज को। प्रोफेशनल रिस्क एवर्जन, सर्जन्स एंड स्पेशलिस्ट अवॉइड कॉम्प्लेक्स हाई रिस्क प्रोसीजर्स टू मिनिमाइज लीगल एक्सपोजर, यानी कि कभी ऐसा हाई रिस्क प्रोसीजर हो, किसी की जान जाने का खतरा हो, जिसमें वो सर्जन और ये जो स्पेशलिस्ट होते हैं ये अवॉइड करने लगे, मना करने लगे कि नहीं हम ये नहीं कर सकते, आपकी जान जा सकती है, हमारे ऊपर केस हो सकता है एंड एवरीथिंग। तो लिटिगेशन का जो प्रेशर आया, द लैक ऑफ प्रोसीजरल बैरियर्स इन कंज्यूमर फोरम्स जनरेटेड सीवियर प्रोफेशनल वल्नरेबिलिटी एंड मेंटल डिस्ट्रेस। ठीक है, वो लोग परेशान थे, डिस्ट्रेस में रहते थे। यहां पे अगर किसी का 15% बचने का चांस है, ठीक है, और उसको सर्जरी करने से ही मना कर दिया जाए तो फियर की बाद में मेरे करियर पे बात आ जाएगी, ये सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। नाउ द लीगल आर्ग्यूमेंट हैज शिफ्टेड फ्रॉम एड्रेसिंग इंडिविजुअल नेग्लिजेंस टू इवैल्यूएटिंग अ सिस्टमैटिक इंपैक्ट ऑन हेल्थ केयर प्रैक्टिस। अब होता क्या है, एक जुडिशियल सेफगार्ड आता है डॉक्टर्स के लिए, प्रोटेक्टिंग प्रोफेशनल्स ऑटोनॉमी। जेकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2005, एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट जिसने मेडिकल नेग्लिजेंस किस तरीके से देखी जानी चाहिए उसको डिस्क्राइब किया। तो इन्होंने एक बात बोली कि एक सेफ जोन होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू नेग्लिजेंस, जिसको एरर ऑफ जजमेंट माना जाएगा। ठीक है, एक थ्रेशोल्ड होना चाहिए कि इसके बियॉन्ड अगर कोई एक्ट है जो दिख रहा है तो उसको नेग्लिजेंस माना जाएगा, और उससे नीचे अगर है, ठीक है, तो वो माना जाएगा कि स्टैंडर्ड कॉम्पिटेंस जो होती है ना उससे नीचे, उससे खराब लेवल का अगर आपने काम किया है तब उसको नेग्लिजेंस माना जाएगा। अगर छोटा मोटा एरर हो जाए, गलती हो जाए, उसको आप ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर नेग्लिजेंट था। एक स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस होता है, उस स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस से भी सबपार लेवल की क्वालिटी अगर आपको मिली है इन देयर सर्विसेज, तब माना जाएगा कि नेग्लिजेंस है। तो फैक्चुअल कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स वर इनिशिएटेड अगेंस्ट डॉक्टर फॉलोइंग अ पेशेंट डेथ एलिजिडली ड्यू टू डिलेड ऑक्सीजन सप्लाई। इस केस में हुआ यह था कि एक पेशेंट की डेथ हो गई थी क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाई उनको हॉस्पिटल में, तो नहीं मिली तो ऑब्वियसली ही डाइड। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब इंटरवीन किया, रिकॉग्नाइजिंग द फियर अमंग द मेडिकल प्रोफेशनल, द कोर्ट established stringent protective principles कि mere error of judgment does not equal legal negligence. Liability attracts only if conduct falls below the standard of reasonable competent professional practice. Okay, court must seek expert medical opinion before initiating prosecution. यानी कि अगर किसी तरीके का मेडिकल प्रोसीजर हुआ है और उसके अंदर एक एरर ऑफ जजमेंट है, नेग्लिजेंस की तरह आप उसको ट्रीट नहीं कर सकते। अगर वो जो सर्विस आपको प्रोवाइड की जा रही है वो उसका जो स्टैंडर्ड है वो रीजनेबल कॉम्पिटेंसी से भी नीचे है, तब आप उसको नेग्लिजेंस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और ये रीजनेबल कॉम्पिटेंसी बताएगा कौन कि आप कॉम्पिटेंट थे या नहीं, आपने जो एक्ट किया वो रीजनेबल था या नहीं, एक स्टैंडर्ड जो मेंटेन होना चाहिए वो हुआ या नहीं। एक नॉन एक्सपर्ट तो बता नहीं सकता, एक लॉ का एक्सपर्ट बता नहीं सकता। इसीलिए बोला गया कि एक्सपर्ट मेडिकल ओपिनियन लेना बहुत जरूरी है अगर आप किसी के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस प्रेस करना चाहते हैं, स्पेशली अगेंस्ट डॉक्टर्स। ओके, तो मॉडर्न रियलिटी जो कि हमने अभी बात करी कि कॉर्पोरेट मेडिसिन, अब सारी की सारी चीजें कैसे बनने लगी है कि अब क्या है, एक पूरा मार्केट मॉडल है इंडस्ट्री की तरह, मल्टी स्पेशलिटी, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स, ठीक है, इंश्योरेंस ड्रिवन इकोसिस्टम, कमर्शियल हॉस्पिटल मैनेजमेंट। बड़े बड़े हॉस्पिटल आप देखते हैं हर तरीके का इलाज एक ही हॉस्पिटल में हो जाता है। ओके, अब लीगल इंप्लीकेशन की अगर हम बात करें, मेडिसिन नाउ अनडिनाइबली ऑपरेट्स विद इन अ मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, अब पूरा का पूरा एक इंडस्ट्री है, मेडिसिन इंडस्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। एंड द कमर्शियल रियलिटी सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथन्स द डॉक्ट्रिनल आर्ग्यूमेंट्स दैट पेशेंट्स पेइंग सब्सटैंशियल कंसिडरेशन आर लीगली एंटाइटल्ड टू कंज्यूमर रेमेडीज अगेंस्ट कॉर्पोरेट हेल्थ केयर एंटिटीज। तो यहाँ पे सिचुएशन ये आ जाती है कि अगर आप आज के टाइम पे इंडिया में मेडिकल इन्फ्लेशन 14-15% है, जो सर्जरी आज आप 1 लाख रुपए की करा रहे हैं अगले साल 1.15 की होगी। इतने इन्फ्लेशन में इतने हाई पेमेंट करने के बाद में कंज्यूमर्स के पास ये राइट होना चाहिए कि वो अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई ऐसा नेग्लिजेंस होता है, तो वो इन हेल्थ केयर एंटिटीज के अगेंस्ट एक्शन ले पाए। तो जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का अमेंडमेंट आता है 2019 में, तो होता क्या है, ये रिप्लेस तो हो गया 2016 का 1986 का जो एक्ट है वो रिप्लेस तो हो गया, बट
हमारा जो पार्लियामेंट है उसने स्ट्रेटेजिकली रिटेन किया फाउंडेशनल कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क रिगार्डिंग सर्विसेज, यानी कि क्रिएशन ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ये बनाया गया, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम, एक्सपैंडेड द जुरिसडिक्शनल पावर एंड स्ट्रिक्ट प्रोडक्ट लाइबिलिटी। बट यहाँ पे कहीं पे भी वो मेडिकल प्रोफेशनल्स ने जो सारी बातें उठाई थी उनको बाहर नहीं किया गया, इन्होंने रीअफर्म कर दिया इस चीज को दैट द पार्लियामेंट चोज नॉट टू एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूड मेडिकल सर्विसेज इन द न्यू एक्ट। दिस लेजिस्लेटिव साइलेंस इफेक्टिवली रीअफर्म्ड द 1995 प्रेसिडेंट कीपिंग डॉक्टर्स फर्मली विद इन द कंज्यूमर फ्रेमवर्क। तो यहाँ पे लेजिस्लेचर ने ये बात एक्सेप्ट की कि कंज्यूमर्स के पास ये राइट है, आम नागरिक के पास ये राइट है कि मेडिकल प्रोफेशनल्स के अगेंस्ट इन केस ऑफ नेग्लिजेंस आप एक्शन ले सकते हैं। तो अभी जो PIL आई है वो क्या है? द केस फॉर एक्सक्लूजन। द कोर पिटीशन इज दैट द current public interest litigation formally requests the Supreme Court to reconsider and overturn the 1995 precedent removing doctors from consumer law। पूरे तरीके से हटाने की बात कर रहे हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स क्या दिए गए हैं? नेचर ऑफ प्रैक्टिस, उनका कहना है मेडिसिन इज फंडामेंटली अ ह्यूमन प्रोफेशन, ठीक है, ह्यूमन प्रोफेशन नॉट अ ट्रेड और कमर्शियल कमोडिटी। इंस्टीट्यूशनल कॉम्पिटेंस, कंज्यूमर कोर्ट्स इनहेरेंटली लैक द स्पेशलाइज्ड मेडिकल एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड टू एडजुडिकेट कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल आउटकम्स। ये हमने पहले ही बात की थी कि अगर कोर्ट में लॉमैन बैठ रहे हैं या ट्राइब्यूनल में लॉमैन बैठ रहे हैं, आप उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो कॉम्प्लेक्स मेडिकल प्रोसीजर्स है उनके बारे में उनको सब कुछ पता हो। इसीलिए ऊपर बात हुई थी कि मेडिकल केस में अगर क्रिमिनल केस फाइल करना है तो आपको एक्सपर्ट ओपिनियन लेना पड़ेगा। बट यहाँ पे तो ये चीज उसके लिए भी बोली जा रही है कि अगर सिविल केस भी है तो भी ये प्रॉब्लम आती है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, existing regulation, statutory medical councils already possess the authority to strictly regulate professional misconduct। यानी किसी भी तरीके की अगर प्रॉब्लम आती है प्रोफेशनल कंडक्ट के रिगार्डिंग तो बॉडीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं इन चीजों के लिए, जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया, यहाँ पे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ये सारी चीजें। और पब्लिक इंटरेस्ट की अगर बात करें तो राइजिंग लिटिगेशन generates a paralyzing mental stress, addressing modern healthcare crisis requires professional clinical freedom, नॉट एनवायरमेंट ऑफ लीगल फेयर। यानी कि अगर आपके पास हमेशा कांस्टेंट फियर रहेगा एक डॉक्टर के ऊपर कि उसके ऊपर केस हो सकता है, तो उसके ऊपर हमेशा एक मेंटल स्ट्रेस बना रहेगा, एक लीगल फियर बना रहेगा। इस तरीके की सिचुएशन में वो प्रॉपर्ली काम कर ही नहीं सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, काउंटर आर्ग्यूमेंट जो दिए गए वो क्या थे? काउंटर आर्ग्यूमेंट ये थे कि आर्ग्यूड दैट excluding medicine from consumer law directly threatens fundamental rights under Article 21, which mandates access to safe मेडिकल ट्रीटमेंट। आपको राइट टू लिव विद डिग्निटी है तो आपके पास में ये भी तो है कि आप अगर किसी को पैसा दे रहे हैं तो आपको एक सेफ मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे तो एक्सेस टू जस्टिस वॉइड हो जाएगा। रिमूविंग कंज्यूमर रेमेडीज वुड फोर्स द पेशेंट बैक टू सिविल कोर्ट्स, यानी कि वापस वही महंगा खर्चा, लंबे केसेस, वो सारी प्रॉब्लम। कमर्शियल रियलिटी की बात करें तो प्राइवेट हेल्थ केयर इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्ट्स, पेमेंट्स, एग्रेसिव बिलिंग स्ट्रक्चर्स एंटायरली कंसिस्टेंट विद देयर रेगुलेटेड सर्विसेज। यानी कि जो अभी का स्ट्रक्चर है, जिस तरीके की सिचुएशन कमर्शियली चल रही है इस वक्त मेडिकल इंडस्ट्री में, उसके साथ एकदम करेक्ट है। और कॉर्पोरेट इम्यूनिटी रिस्क, यानी कि द ब्लैंकेट एक्सक्लूजन मे सीवियरली वीकन द पेशेंट राइट्स, ग्रांटिंग डेंजरस अनचेक्ड इम्यूनिटी टू मैसिव हॉस्पिटल्स कोऑपरेशंस ओवर इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर्स। यानी इस तरीके की चीजें होती हैं तो जो मेडिकल इंडस्ट्री में मनमानी है वो और सिवियरली इंक्रीज हो जाएगी अगर इस तरीके का ब्लैंकेट एक्सक्लूजन मिल जाता है उनको। नाउ द रियल कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट बियॉन्ड स्टैट्यूटरी टेक्निकलिटी, यानी लॉ से आगे जाके अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट इज नॉट मेयरली डिसाइडिंग अ नैरो क्वेश्चन ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन, इट इज टास्क्ड विद रिजॉल्विंग अ फंडामेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंशियल कॉन्फ्लिक्ट। क्या प्रॉब्लम है? दैट द हेल्थ केयर फंडामेंटली नोबल प्रोफेशन है या उसको मार्केट सर्विस की तरह माने हम। Should possessing a highly specialized professional expertise grant a shield or partial legal immunity, यानी आपने अगर कोई स्पेशलाइज तरीके की एजुकेशन करी हुई है, स्किल है आपके पास मेडिकल फील्ड में, तो क्या आपको एक इम्यूनिटी मिलनी चाहिए किसी तरीके की या शील्ड मिलनी चाहिए? हाउ मस्ट द लॉ बैलेंस द स्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी जो आ गई है पिछले 30 सालों में विद नेसेसरी मेडिकल इंडिपेंडेंस। तो ये बात भी सच है कि अगर डॉक्टर्स के ऊपर कॉन्स्टेंटली ये फियर बना रहेगा तो वो काम कैसे करेंगे? उनको काम करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी और कभी ना कभी कुछ पेशेंट्स के साथ में इस वजह से दिक्कत आ सकती है। तो एक इक्विलिब्रियम तो हिट करना पड़ेगा ना आपको कि बैलेंस हो जाए, उनकी राइट्स भी और उनका फियर भी। तो व्हाट आर द स्टेक्स? द कोर्ट्स रेजोल्यूशन विल डेफिनेटली रीशेप
द एंटायर फ्रेमवर्क ऑफ मेडिकल लाइबिलिटी इन इंडिया। 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं जो यहां हो सकते हैं। ओके पहला तो ये कि स्टेटस को मेंटेन करो, जो चल रहा है वीपी शांता की डॉक्ट्रिन की, भाई आपको इंक्लूड किया जाएगा, यू विल बी कंसिडर्ड एज अ पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज। दूसरा प्रोसीजरल सेफगार्ड, यानी कि कुछ ऐसे सेफगार्ड आप लगा लीजिए, कुछ ऐसी चीजें लगा लीजिए जिससे कि ये जो एक तरीके का डैम ओपन हो गया है केसेस का अगेंस्ट डॉक्टर, वो थोड़ा कम हो पाए, ताकि कुछ प्रोसीजरल एलिमेंट्स जब फुलफिल हो तभी केसेस उनके अगेंस्ट फाइल हो पाए। थर्ड इज पार्शियल एक्सक्लूजन, यानी स्टैब्लिश अ बाइफरकेटेड सिस्टम प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल सॉलिटरी डॉक्टर्स फ्रॉम कंज्यूमर कोर्ट्स व्हाइल कीपिंग कॉर्पोरेट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स अंडर स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। यानी डॉक्टर्स को तो आप उस लाइबिलिटी से बाहर कर दीजिए, लेकिन जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, जो पूरी कॉर्पोरेशन है जो वो हॉस्पिटल मैनेज कर रही हैं, उनको उस लाइबिलिटी के अंदर रखिए। और चौथा ऑप्शन ये है कि लेजिस्लेटिव रिकमेंडेशन दे दे कोर्ट, डिफर टू द पार्लियामेंट रिकमेंडिंग द क्रिएशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्टैंड अलोन मेडिकल ट्राइब्यूनल्स इक्विप्ड विद क्लिनिकल एक्सपर्टीज। यानी कि बेसिकली ऐसे ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएं जो इस तरीके के मैटर्स को देख पाए और इफेक्टिवली, ताकि ये पता रहे कि डॉक्टर का साइड भी समझ पाए वो ट्रिब्यूनल्स और पेशेंट्स का साइड भी समझ पाए। मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम इंटरनेशनल फ्रेमवर्क की बात करें, ओके तो ग्लोबली क्या चलता है कि स्पेशलाइज्ड मेडिसिन मैल प्रैक्टिस कोर्ट होते हैं। अगर इस तरीके कोई इशू हो जाती है तो उनके लिए स्पेशलाइज्ड कोर्ट है, वो यहाँ पे भी है बट इतने इफेक्टिव नहीं है। नो फॉल्ट इंश्योरेंस बेस्ड कंपनसेशन सिस्टम, यानी कि वहां पे कॉर्पोरेशंस डॉक्टर्स के पास एक तरीके का इंश्योरेंस होता है, जो अगर वो नेग्लिजेंस कॉज कर दें तो वो इंश्योरेंस कंपनी पे कर देती है टू द पेशेंट। और स्ट्रिक्ट प्रोफेशनल रेगुलेटरी बोर्ड्स, वो यहाँ पे भी है बट अगेन इट रिक्वायर्स सम चेंजेस, क्योंकि यहाँ थोड़े लीनियंट है। इंडिया का मॉडल क्या है, थोड़ा यूनिक है। क्यों? बिकॉज इंडियन फ्रेमवर्क इज यूनिक बिकॉज इट इंटीग्रेट्स हेल्थ केयर अकाउंटेबिलिटी डायरेक्टली इनटू जनरल कंज्यूमर लॉ। यानी कि आपकी कोल्ड ड्रिंक के अंदर एक स्नेल निकल जाए, उसको जिस तरीके से ट्रीट किया जाएगा, दिस इज एविडेंट कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट आया जो कि फिट नहीं था कंज्यूमर मार्केट में आने के लिए। बट ये एक सर्विसेज की बात हो रही है, सर्विसेज को इंडियन मॉडल में डायरेक्टली इंटीग्रेट किया जाता है इनटू द कंज्यूमर लॉ। तो करंट पीआईएल जो है वो यही कह रही है सुप्रीम कोर्ट को कि वेदर इंडिया मस्ट अबैंडन इट्स कंज्यूमर मॉडल एंड अलाइन विद द ग्लोबल jurisdiction by establishing a specialized medical liability regime। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल इक्विलिब्रियम जो है वो क्या है, इट इज बियॉन्ड डॉक्टर वर्सेस पेशेंट्स। एक्चुअली है क्या, एक्चुअली करना क्या है, अचीव क्या करना चाहिए, ये लड़ाई जो है इससे आना क्या चाहिए, आना अल्टीमेटली ये चाहिए कि ना डॉक्टर्स को हार्म हो ना पेशेंट्स को हार्म हो। ओके, पोर्ट्रेइंग दिस कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोवर्सी मेयरली एज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पेशेंट्स एंड डॉक्टर इज समथिंग दैट फंडामेंटली मिसरीड्स द लॉ। द ट्रू जुडिशियल ऑब्जेक्टिव इज कि एक इक्विलिब्रियम हिट करा जाए जहां पे 4 पिलर्स प्रॉपर्ली एड्रेस किए जाएं, पेशेंट की डिग्निटी, प्रोफेशनल इंडिपेंडेंस, एक्सेसिबल हेल्थ केयर एंड स्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। तो अगर मैं फाइनल डॉक्ट्रिन सिंथेसिस की बात करूं जो अचीव करना चाहिए, द फोर्थकमिंग डिसीजन विल डिक्टेट द फ्यूचर ऑफ इंडियन हेल्थ केयर गवर्नेंस। हाउएवर द फाउंडेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल principle remains absolute. Accountability strengthens public trust and trust is very foundation to medicine itself। यानी कि जो भी किया जाएगा वो इस तरीके से किया जाएगा कि डॉक्टर्स की राइट प्रोटेक्ट हो जाए, जो कि कोर्ट हमेशा से करते आए हैं। कोर्ट्स डॉक्टर के अगेंस्ट जो केसेस आते हैं, क्रिमिनल केसेस आते हैं, उनको लेके बहुत लीनियंट रहे हैं बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि डॉक्टर की वैल्यू क्या है एक कंट्री के अंदर। बट साथ के साथ ये भी है कि पब्लिक ट्रस्ट आप इंपैक्ट नहीं कर सकते, जब रिक्वायर्ड हो तो उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। तो जो भी सिचुएशन आएगी, हमने जो ऊपर वो 4 पॉइंट डिस्कस किए थे, इनके अकॉर्डिंग्स में कुछ ना कुछ बन के डेफिनेटली आएगा। तो व्हेनेवर इट कम्स तो हम एक नया सेशन इस पे जरूर लाएंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज कर लो बात।